friends, my name is Anjit Kushresh. I am the Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी लखनऊ। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने अपना जो सिंप्लेक्स का एक नया एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने सिंप्लेक्स का एक मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं सिंप्लेक्स का एक मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम लेके आया हूँ। इस प्रॉब्लम की हेल्प से हम लोग सीखेंगे कैसे हम एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम किसी मिनिमाइजेशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें बिग एम मेथड लगाना पड़ता है। कौन सा मेथड लगाना पड़ता है? बिग एम मेथड। यानी कि हम एक ऐसा एम का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। तो कैसे हम बिग एम मेथड से इस मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अब हम समझते हैं। फ्रेंड्स, जनरली मैंने आप लोगों को बताया था, जनरली ये फॉलो होता है कि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में जितने भी कंस्ट्रेंट होते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप के होते हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट में क्या है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से बड़ा हुआ है, जबकि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट थे वो लेस देन इक्वल टू टाइप थे। उस प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटा था, बट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा होता है। तो जैसे कि आपने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में जिसमें कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप थे, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड से बड़ा था, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपने क्या किया था कि अपने जो है राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करने के लिए आपने एक स्लैक वेरिएबल को ऐड किया था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड छोटा था मिनिमाइजेशन की मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। कंस्ट्रेंट में जो है लेस देन इक्वल टू टाइप की कंस्ट्रेंट में लेफ्ट हैंड साइड छोटा था, तो इसके लिए हमने छोटे को बराबर बनाने के लिए यहाँ एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था। अब जब बात हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की करते हैं तो उस केस में होता क्या है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से बड़ा है। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से कुछ हमको घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, अपना सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं। इस प्रॉब्लम में स्लैक वेरिएबल की जगह जो वेरिएबल आता है वो सरप्लस वेरिएबल आता है। तो हमारी जो कंस्टेंट की इक्वेशन, कैरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3। अब ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, माइनस के s1 कुछ घटा दिया। दिस s1 इज अ सरप्लस वेरिएबल। और साथ ही साथ क्योंकि अब यहां नेगेटिव आ चुका है तो हम इस वैल्यू को ओवरऑल पॉजिटिव बनाने के लिए एक और वेरिएबल ऐड करते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 से रिलेट करते हैं। पहली इक्वेशन में मैंने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल, देखिए जब भी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो सरप्लस वेरिएबल के साथ साथ एक और वेरिएबल ऐड करते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 कह रहे हैं। a1 इज इक्वल टू 24। अब मैंने इसको बराबर 24 किया। अब देखिए सिमिलरली जो हमारा दूसरी वाली इक्वेशन है उस इक्वेशन में भी हम यही करेंगे कि ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगी, 3x1 प्लस 9x2 प्लस 6x3 माइनस s2 प्लस a2 इक्वल टू 30। यहां पर दो वेरिएबल, हर इक्वेशन में दो वेरिएबल ऐड होंगे, एक होगा सरप्लस वेरिएबल और एक होगा एक होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंज होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो हो जाएगा मिनिमाइजेशन z इक्वल टू 7x1 प्लस 15x2 प्लस 20x3। अब ये सरप्लस वेरिएबल है तो जैसे हमारा मिनिमाइजेशन की मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में था, सेम 0s1 प्लस 0s2, बट जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनके साथ m आ जाएगा, ma1 प्लस ma2। m मतलब सब मोस्ट मैक्सिमम वैल्यू, एक जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है m। जब हम फाइनल सॉल्यूशन करते हैं तो m हमारे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है
फाइनली सॉल्व करेंगे। तो अब हम जो हमारा स्टेप अगला जो स्टेप होगा इसको मैं स्टेप नंबर इस क्वेश्चन के लिहाज से तो मेरा स्टेप नंबर 2 होगा। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 2 मेरा क्या आएगा, वही चीज है। पहला EI कॉलम, EI, फिर उसके बाद हमारा बेसिस, फिर उसके बाद हमारा कॉलम होता है वेरिएबल का कॉलम x1, x2, s1, x1, x2, x3, s1, s2, a1 और दूसरी अगला वेरिएबल a2, साथ साथ bi और थीटा आई। इतने सारी चीजें ये हमारे यहाँ जितने भी वेरिएबल हैं, कौन कितने वेरिएबल हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वेरिएबल, 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल हमारे आ जाएंगे। और जैसे हमारा मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम था उसी तरीके से जो नंबर ऑफ कॉलम है वो वैसे ही रहेंगे जैसा हमारे मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में थे। अब अगला स्टेप, अगला क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे x1, x2, x3 एंड s1, s2 इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशन में x1, x2, x3 और s1 और s2 को 0 पुट करेंगे। तो यहां से हमारा a1 बराबर कितना आ जाएगा 24 और a2 बराबर 30 आ जाएगा। तो ये पहले हमारे बेसिस में आएंगे। फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में सबसे पहले जो स्टेप आता था, इस स्टेप में जो पहली मैट्रिक्स बनती थी उस मैट्रिक्स में हमारे बेसिस में स्लैक वेरिएबल आते थे, स्लैक वेरिएबल आते थे। बट हमारे जो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में बेसिस में हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल आते हैं। तो हमारे इसमें बेसिस में a1 और a2 आ जाएंगे। अब देख रहे हैं हम EI क्या होता है, EI जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हमारे जो वेरिएबल है उन बेसिस में जो वेरिएबल है उनका क्या कोफिशिएंट है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन में। तो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन। इसमें a1 और a2 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा m। तो EI वैल्यू हमारी यहाँ m और m हो जाएगी। अब पहली इक्वेशन की हेल्प से हम क्या 2 4 6, यहाँ s1 की वैल्यू -1, s2 की वैल्यू इसमें 0, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 0 और bi की वैल्यू, तो a1 की जो वैल्यू है वो 24 रहेगी। सिमिलरली a2 के लिए भी 3 9 6 0 -1 0 1 एंड 30। फिर उसके बाद अगला हमारा क्या होता है, CJ कॉलम होता है। नेक्स्ट कॉलम इज CJ कॉलम। CJ कॉलम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो हमारे वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट होते हैं हमारे CJ कॉलम। CJ कॉलम में हमारा क्या आएगा 7 15 20 0 0 m and m। दिस इज अवर CJ कॉलम, CJ रो। फिर उसके बाद हम चले CJ रो के बाद हमारा जो नेक्स्ट रो होगी दैट इज द ZJ रो। ZJ जैसा हो मैंने आपको बताया था, इट इज द समेशन ऑफ EI इंटू AI। ये EI इंटू AI का समेशन है। EI इंटू AI का मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी 2 इंटू m प्लस 3 इंटू m। तो ये यहाँ क्या हो गया, ये दिस इज द 5m। फिर यहां हम देखें 4m प्लस 9m, 9m प्लस 4m, दिस इज द 13m। फिर उसके बाद
दिस इज द 6m प्लस 6m, दिस इज द 12m। फिर उसके बाद दिस इज द माइनस m प्लस 0 इंटू m, तो यहां आ जाएगा माइनस m। सिमिलरली 0 इंटू m प्लस ब्रैकेट में m इंटू माइनस 1, तो यहां भी माइनस m आएगा। और उसके बाद 1 इंटू m प्लस 0 इंटू m, तो यहां क्या आ जाएगा हमारा m आ जाएगा। सिमिलरली 0 इंटू m प्लस 1 इंटू m, तो यहां भी हमारा m आ जाएगा। दिस इज द डेल्टा जे थीटा जेड जेरो। जेड जेरो के बाद हमारा अगला जो रो आएगी दैट इज द डेल्टा जेरो। डेल्टा जेरो के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, दिस इज द सीजे माइनस जेड जे। तो सीजे में से जेड जे घटाएंगे तो यहां हमारा सीजे क्या है 7 माइनस 5m। फिर यहां हमारा 15 है, 15 माइनस 15 इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो 7 माइनस 5m आ जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो क्या आएगा 15 माइनस 30m। इसके करस्पॉन्डिंग 20 माइनस 12m। फिर 0 माइनस माइनस m यानी कि प्लस m। इसके करस्पॉन्डिंग 0 माइनस माइनस m प्लस m। फिर m माइनस m 0 और 0, तो ये मेरा फ्रेंड्स डेल्टा जेरो आ जाएगी। अब फ्रेंड्स ये एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो हम पहले m क्या है, m बिग M मेथड में m का मतलब है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। हम जैसे हमारा जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होता था, हम डेल्टा जे क्या होते थे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करते थे, उसी तरीके से हमारे मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करने से पहले हम m की एक आर्बिट्ररी वैल्यू मान लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ m बराबर 10 है, तो यहाँ 10 तो 50 माइनस 7, तो यहाँ जो यदि हम देखें तो यदि मैं m बराबर एट m इक्वल टू 10 पर यदि इसकी वैल्यू जो देखें, यदि मैं 10 मान लूं तो 50 माइनस 7, 50 में से 7 गए तो ये आगे माइनस के 43। यहाँ m बराबर 10 तो 130 माइनस 50, तो यहाँ आ गया माइनस के 115। यहाँ पर मैं भी 120 माइनस 20, तो यहाँ कितना आ गया माइनस के 100। यहाँ देखेंगे m बराबर 10 है, तो ये भी 10 और ये भी 10। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो हमको मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी। हम हमेशा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो यहां से हमने जब m बराबर 10 माना तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देख रहे हैं, तो माइनस के 115 आ रही है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा फ्रेंड्स, आपको थोड़ा यहाँ m की वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो कॉलम होगा दिस इज माय की कॉलम, दिस इज माय की कॉलम, ये मेरा कॉलम होगा, वो की कॉलम होगा। अब की कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, अब हमारा थीटा आई क्या होता है, थीटा आई इज अ bi अपॉन ai ऑफ की कॉलम। तो की कॉलम के 24 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज द 24 डिवाइडेड बाई 4, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6, दिस इज द 6। 24 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6। और फिर हम ये देखें 30 डिवाइडेड बाई 9, 30 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 3 और 3.33, ये जो वैल्यू आएगी वो 3.33 आ जाएगी। जब तो अब हमारा जो की रो होता है वो हम कहते हैं जो हमारी थीटा आई की वैल्यू आई उसमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो रो होती है दैट इज माय की रो। तो मेरा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन दोनों में क्या है 3.33,
इसके करस्पॉन्डिंग जो रो होगी वो मेरी की रो हो जाएगी, की रो। तो की रो के लिए तो वही कॉन्सेप्ट है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, आइदर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, की रो में हमेशा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो रो होती है वही मेरी की रो होती है। बट की कॉलम में कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। यदि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो मेरा की कॉलम हो जाता है। यदि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमारी की जो हमारा कॉलम होता है दैट इज माय की कॉलम। तो ये एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। तो यहां हमने देखा m की वैल्यू 10 लेने के बाद मोस्ट नेगेटिव वैल्यू माइनस के 115 थी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम था मेरा की कॉलम हो गया। और सिमिलरली हमने की रो का कॉन्सेप्ट सेम है, मोस्ट लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो रो है दैट इज द की रो। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमारा जो एलिमेंट आएगा दिस इज बाय की एलिमेंट, दिस इज बाय की एलिमेंट। और अब अगले स्टेप में क्या होगा, x2 के प्लेस पर हमारा a2 के प्लेस पर मेरा x2 आएगा और इसको मैं यूनिटी बनाऊंगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम सेम वही स्टेप फॉलो होंगे जैसे कि आपके मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में फॉलो हुए थे। आगे के स्टेप वैसे ही हैं जैसे कि मेरे मैक्सिमाइजेशन में, बस यहाँ पर हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल और मैं m क्या है इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया। तो आई होप आगे की प्रॉब्लम, आगे के जो स्टेप है वो आप खुद से कंटिन्यू कर सकते हैं। सॉल्यूशन कहां टर्मिनेट होगा, यहां हमारा डेल्टा जे की वैल्यू इन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम या तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए या जीरो हो जाए। जब तो डेल्टा जे में सभी पॉजिटिव या जीरो हो जाएंगे उसी स्टेप पर जाके हमारा सॉल्यूशन टर्मिनेट होगा और उसके बेसिस में जो वेरिएबल होंगे उनकी जो BI वैल्यू होंगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप इस प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ ये प्रॉब्लम मेरी कंप्लीट होती है। अब मैं अपना जो नया टॉपिक प्राइमल और ड्यूअल के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं उस टॉपिक में हम जो ये मेरा OR का लास्ट टॉपिक है इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी प्राइमल को ड्यूअल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जो प्रॉब्लम दी हुई होती है हमारी, क्वेश्चन जो एक्चुअली दिया होता है उसको हम प्राइमल कहते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन दिया है, हमारा मतलब प्राइमल दिया हुआ है। प्राइमल क्या दिया हुआ है, प्राइमल हमारा दिया हुआ है यानी क्वेश्चन के फॉर्म में मिनिमाइजेशन z इक्वल्स टू 3x1 माइनस 2x2। ऐसे देख लेते हैं, इसको दो पार्ट में करके देख लेते हैं, ऐसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्राइमल का ड्यूअल, हाफ में प्राइमल हाफ में ड्यूअल। प्राइमल क्या दिया हुआ है, मिनिमाइजेशन z इक्वल्स टू 3x1 माइनस 2x2 प्लस 7x3। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्राइमल का। और कंस्टेंट दिए हुए हैं, पहला कंस्टेंट है 2x1 प्लस 5x2 माइनस 3x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। अगला दिया हुआ है हमारा 4x1 माइनस 3x2 माइनस 3x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। थर्ड हमारा जो कांस्टेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x1 प्लस 2x2 माइनस 7x3 इज लेस देन और इक्वल टू 8। अगला जो हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है वो कांस्टेंट है हमारा 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 is greater than or equals to 9. And next last constant is 2x1 plus
2x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 और x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज बाय प्राइमल। फ्रेंड्स, यदि प्राइमल में मेरा जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है, तो मुझे ध्यान रखना है कि जितने भी मेरे कंस्ट्रेंट हैं वो मेरे ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप होने चाहिए। यदि मेरा प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स मेरे जितने भी कंस्ट्रेंट होने चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए। तो यदि नहीं है तो हम कन्वर्ट कर लेंगे उसको। जैसे कि ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो इसमें मेरे सारे कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू टाइप होने चाहिए। तो हम इसमें देख रहे हैं कि पहला कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है, बिल्कुल सही है। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है। पहला कंस्ट्रेंट सही लिखा हुआ है, दूसरा कंस्ट्रेंट सही लिखा हुआ है, और तीसरे कंस्ट्रेंट में ग्रेटर देन की जगह लेस देन है। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में लेस देन कंस्ट्रेंट नहीं आ सकता, तो इस कंस्ट्रेंट को मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा? मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? ये कंस्ट्रेंट कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? 2 माइनस के 2x1 माइनस 2x2 प्लस 7x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 8। तो फ्रेंड्स, मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो यदि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में अब मैं देख रहा हूं कि अब ये इस वाले कंस्ट्रेंट की जगह मेरा जो कंस्ट्रेंट होगा वो चेंज होके इस फॉर्म में हो जाएगा। ऐसा आपका रहना चाहिए। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप के फॉर्म में, और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में सारे कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू टाइप में। मेरा एक कंस्ट्रेंट गड़बड़ था, जिस कंस्ट्रेंट को मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उसको भी ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप में बना दिया। तो स्टेप नंबर 1 में आपको ये चेक करना है, डुअल प्राइमल का डुअल बनाते समय आपको ये चेक करना है कि क्या सारे कंस्ट्रेंट, यदि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सारे कंस्ट्रेंट क्या ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है। यदि नहीं है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। यदि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो स्टेप नंबर 1 में ये देखना है कि क्या मेरे सारे कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू टाइप है। यदि नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फ्रेंड्स, जब मेरे सारे कंस्ट्रेंट को मैंने कन्वर्ट कर दिया, फिर मेरा अगला स्टेप मेरा क्या रहेगा कि मैं एक सभी इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, यहां y1 से मल्टीप्लाई करूं, यहां भी इस कंस्ट्रेंट में y2 से, इस कंस्ट्रेंट में मैं y3 से मल्टीप्लाई करूं, इस कंस्ट्रेंट में मैं y4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस कंस्ट्रेंट में मैं y5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा मैं कर लेता हूं। अब देखिए, अब मैं इसका डुअल कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो मेरा देखिए क्या होगा, जितने मेरे x1 के कोफिशिएंट हैं उन सभी कोफिशिएंट को लेऊंगा मैं y1 से मल्टीप्लाई करके रखूंगा। तो मेरा जो सबसे पहले मैं इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यदि किसी प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, यदि ये एक प्राइमल है जो एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मेरा जो डुअल आएगा, होगा प्राइमल का जो डुअल होगा वो एक मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। तो मिनिमाइजेशन की जगह मेरा क्या लिखा जाएगा? मैक्सिमाइजेशन। जेड की जगह मैं क्या लिख दूंगा? W। मैक्सिमाइजेशन W इज इक्वल टू, अब y1 जो मेरा इधर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है y1 11y1, मिनिमाइजेशन ये क्या हो गया? मैक्सिमाइजेशन। और ये जो वैल्यू है वही मेरा, अब मेरा जो देखिए मैं जो इसका डुअल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रख रहा हूं वो क्या होगा? 11y1 प्लस 6y2, ये माइनस के 8y3 प्लस 9y4 एंड प्लस 14/5। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब मैंने क्या किया कि मेरे जो कांस्टेंट के इक्वल टू करके जो वैल्यू लिखी हुई थी, इधर वाली जो वैल्यू थी
bi वैल्यू थी, उन bi वैल्यू में मैंने इस y1 का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू लिखी वही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम डुअल में किसमें कन्वर्ट हो गई, मैक्सिमाइजेशन में। और जो मेरे कंस्ट्रेंट का जो bi वैल्यू था उससे मेरा क्या बन गया, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब बात करें इसके कंस्ट्रेंट कैसे लिखे जाएंगे, कंस्ट्रेंट लिखे जाएंगे इसके कंस्ट्रेंट कैसे आएंगे। अब कंस्ट्रेंट लिखने के लिए देखिए पहले क्या करेंगे, हम जितने भी x1 x2 x1 के जितने भी कोफिशिएंट हैं उन कोफिशिएंट को मैं x1 से इक्वेट करूंगा। तो क्या आएगा मेरा 2/1 प्लस 4/2। देखिए x1 के सारे कोफिशिएंट को ले रहा हूं, यहां माइनस के 2/3 है, यहां माइनस के 2/3 प्लस 5/4 प्लस 2/5 और यहां जो ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो कंस्टेंट क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू। यहां ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोएफिशिएंट क्या है 3, लेस देन इक्वल टू 3। सिमिलरली हमारा x2 से देखेंगे 5/1 x2 का कोएफिशिएंट या 5 तक। दूसरे इक्वेशन में x2 का कोएफिशिएंट क्या है -3/2। सिमिलरली माइनस का 2/3 प्लस 5/4 यहां 3 आएगा, 5/4 प्लस 2/5 प्लस 2/5 इज लेस देन इक्वल टू। अब यहां पर x2 का कोएफिशिएंट क्या था -2, तो यहां -2 आ जाएगा। सिमिलरली अगला कंस्टेंट क्या लिखा जाएगा, माइनस के 3/1 माइनस का 3/2 प्लस 7/3 प्लस 4/4 प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू। अब यहां x3 का कोएफिशिएंट क्या था 7 था, इज लेस देन इक्वल टू 7। और कितने वेरिएबल है यहां 5 वेरिएबल, तो y1, y2, y3, y4, y5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यदि हमारा प्रॉब्लम यहां मिनिमाइजेशन का था तो मेरा डुअल मैक्सिमाइजेशन का हो गया। यहां सारे कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप थे, तो यहां के सारे कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू टाइप थे। तो प्राइमर को यदि डुअल में करता हूं तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैक्सिमाइजेशन में हो जाती है। दूसरी बात, यदि हमारे प्राइमर में कितने हमारे वेरिएबल हैं x1 x2 x3, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, तो और नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कांस्टेंट 5 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। तो जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट हैं 5 कांस्टेंट है, तो डुअल में हमारे जो वेरिएबल हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे। नंबर यानी कि प्राइमर में जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं वही डुअल में उतने नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाते हैं। और प्राइमर में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं, यहाँ कितने वेरिएबल थे x1 x2 x3 3 वेरिएबल थे, तो डुअल में जो कांस्टेंट इक्वेशन आएंगी वो 3 हो जाएंगी 1 2 3। तो ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम किसी भी प्राइमर को डुअल में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो हमारी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट होती है। नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन इन द प्राइमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल इन द डुअल। एंड थर्ड थिंग इज दैट number of variable in primer is equal to number of constant equation in dual। यदि यहाँ 3 वेरिएबल थे प्राइमर में, तो ऑब्जेक्ट हमारे डुअल में जो कांस्टेंट होंगे वो 3 हो जाएंगे। यदि प्राइमर में हमारे नंबर ऑफ कांस्टेंट 5 थे, तो हमारे डुअल में नंबर ऑफ वेरिएबल 5 हो जाएंगे, y1 y2 y3 y4 y5। तो फ्रेंड्स ऐसे करके हम अपने प्राइमर को डुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर कोई क्वेश्चन पूछेगा, सर प्राइमर को डुअल में कन्वर्ट करने का फायदा क्या हुआ।
तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं ये एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए यदि हम बिगेन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, यदि हम इसका सिंपलेक्स से सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे, 3 वेरिएबल है तो ग्राफिकल से आ नहीं सकता, सिंपलेक्स लगाना पड़ेगा। सिंपलेक्स से यदि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें 3 वेरिएबल के साथ साथ हर प्रॉब्लम में नंबर ऑफ कांस्टेंट 5 है, तो एक सिलेक्ट वेरिएबल और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल देखूं तो 3 और 5 के साथ 2 10 और 3 13, तो मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल 13 हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 13 वेरिएबल को कैसे डील करेंगे, तो काफी नंबर ऑफ वेरिएबल है और उसको बिगेन मेथड से सॉल्व करना, थोड़ा सा मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना मैक्सिमाइजेशन के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल और एक एम आ जाता है, एक एम हमारा एल्जेब्रिकल पार्ट आ जाता है जिसको हमको बार बार उसकी वैल्यू को एज्यूम करके सॉल्व करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। जबकि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिंपलेक्स से थोड़ा आसान होता है। तो हमने इसके प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करके इसको मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया और हमारा आंसर, इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप तो ये आप मेरा प्राइमल का डुअल में न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो फ्रेंड्स हम एक और प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। मैं एक और प्रॉब्लम के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। इस प्रॉब्लम में ये मेरी एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। इस मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम का जब मैं डुअल बनाऊंगा तो आप लोग जानते हैं कि मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होगा। तो यदि एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इसके सारे कंस्टेंट कैसे होने चाहिए, मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 1 में अप्लाई करूंगा तो मेरे सारे कंस्टेंट लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए। पहला मेरा कंस्टेंट लेस देन और इक्वल टू टाइप लिखा हुआ है, सही है। दूसरा मेरा कंस्टेंट लेस देन और इक्वल टू टाइप है, तो दूसरा कंस्टेंट भी सही है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बट मेरा जो यहाँ तीसरा जो कंस्टेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है। तो इस कंस्टेंट को लेस देन इक्वल टू टाइप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा कंस्टेंट आ जाएगा माइनस के x1 माइनस के x2 प्लस x3 इज लेस देन और इक्वल टू -2। मैंने एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो कंस्टेंट है वो कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए जो लास्ट कंस्टेंट है वो इक्वल टू टाइप है, तो जब भी एक ऐसा कंस्टेंट इक्वल टू टाइप कंस्टेंट आएगा तो इस कंस्टेंट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये कंस्टेंट मेरा 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इस कंस्टेंट के मेरे 2 पार्ट बन जाएंगे। इस कंस्टेंट के 2 पार्ट बन जाएंगे। पहला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू है तो 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 इज लेस देन इक्वल टू 8। एक तो लेस देन इक्वल टू में बन गया और दूसरा जो है वो 3x1 प्लस 2x2 माइनस के x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब फ्रेंड्स ये मेरा ग्रेटर देन, तो यहाँ पे फिर से एक कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है, इसको लेस देन इक्वल टू बनाने के लिए फिर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया 3x1 प्लस 2x2 माइनस के 3x1 माइनस 2x2 माइनस के x3 इज लेस देन इक्वल टू माइनस के 8। तो फ्रेंड्स मेरा जो भी अब देख रहे हैं कि मेरे यहाँ कितने कंस्टेंट बन गए, 1 2, अब इसका कन्वर्जन तो मैं इसको एक ही कंस्टेंट करूंगा, 1 2 3 और चौथा कंस्टेंट ये और इसका कन्वर्जन ये 5 कंस्टेंट। तो मेरे यहाँ पर 5 कंस्टेंट बन गए। तो जो कंस्टेंट मेरे कन्वर्ट होके आए हैं इस कंस्टेंट को मैं हटा देता हूं और इस वाले कंस्टेंट को मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये इसका कन्वर्टेड फॉर्म ही मेरा यूज होने वाला है। अब देख रहे हैं हम जितने भी कंस्टेंट है, ये कंस्टेंट था, ये 2 भागों में कन्वर्ट होके ऐसा बन गया था। अब मेरे सारे कंस्टेंट लेस देन और इक्वल टू टाइप है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसमें y1 से मल्टीप्लाई, इसमें मैं y2 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें मैं y3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मैं y4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस कंस्टेंट में मैं y5 से मल्टीप्लाई। अब देखिए फ्रेंड्स, तो अब मेरी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन आप देख सकते हैं क्या बनेगी। डुअल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा जो डुअल आएगा उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, मेरा मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है प्राइमल, तो डुअल क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू मिनिमाइजेशन w इज इक्वल टू z लिएगा मैं w। अब मेरा 4y1 प्लस
12/2 माइनस के 2/3, माइनस का 2/3, फिर प्लस का 8/4 माइनस ये माइनस का 8/5। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ड्वेल। और मेरी जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन बन जाएंगी वो क्या आएंगी? पहला कंस्ट्रेंट इक्वेशन आएगी ड्वेल की, x1 का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ 1 है तो y1, यहाँ 2 है प्लस 2/2, यहाँ x1 का कोफिशिएंट क्या है? माइनस के 1 तो माइनस के 3, यहाँ x1 का कोफिशिएंट प्लस का 3, प्लस का 3/4, यहाँ अब इस इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट क्या है? माइनस के 3, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस के 3, माइनस का 3/5। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट क्या है? 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमाइजेशन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सिमिलरली दूसरी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? पहली इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट क्या है? कोई नहीं है, तो 0/1, तो y1 नहीं आएगा। दूसरी इस इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट क्या है? 4, तो यहाँ क्या आएगी? प्लस 4/2, 4/2, यहाँ x2 का कोफिशिएंट माइनस के 1 है तो माइनस के 3, और यहाँ x2 का कोफिशिएंट 2 है तो प्लस के 2/4, और यहाँ कोफिशिएंट माइनस का 2 है तो माइनस के 2/5। 2/5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x2 का कोफिशिएंट 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। सिमिलरली हम x3 के कोफिशिएंट की बात करें तो पहली इक्वेशन में x3 का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 1 है तो माइनस का y1। फिर इसके बाद दूसरी इक्वेशन में x3 का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। तीसरी इक्वेशन में x3 का कोफिशिएंट +1 है तो प्लस के 3। चौथी इक्वेशन में x3 का कोफिशिएंट -1 है तो माइनस के 4। पांचवी इक्वेशन में तो x3 का कोफिशिएंट होगा वो +5x3 हो जाएगा तो +5। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x3 का कोफिशिएंट क्या है? 5 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो फ्रेंड्स ये मेरा प्राइमल का ड्यूअल में कन्वर्ट किया तो मेरे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गई। मेरे प्राइमल में कितने कंस्ट्रेंट थे? 1 2 3 4, इस 4 से 2 बन गए थे तो 5 हो गए थे, तो 5 कंस्ट्रेंट का, और वेरिएबल कितने थे? 3। तो मेरे ड्यूअल में वेरिएबल कितने आ गए? मेरे ड्यूअल में वेरिएबल 5 आ गए, और मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल कितने थे? 3 वेरिएबल थे, तो मेरे ड्यूअल में कंस्ट्रेंट कितने आ गए? 3 कंस्ट्रेंट आ गए। तो फ्रेंड्स यहाँ एक्चुअल में कितने वेरिएबल थे? कंस्ट्रेंट इक्वेशन प्राइमल में कितनी थी? 4 कंस्ट्रेंट इक्वेशन थी, पर चौथी इक्वेशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, तो इसलिए वेरिएबल भी मेरे ड्यूअल में बढ़ गए। तो मैं चाहूं तो इन y4 और y5 इन दोनों वेरिएबल को कंबाइन करके एक नया वेरिएबल y6 इंट्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ओरिजिनल में 4 मेरी इक्वेशन थी, 4 कंस्टेंट इक्वेशन थी, तो मेरे ड्यूअल में भी फाइनल इक्वेशन में 4 वेरिएबल ही रहने चाहिए। तो जब मैं इन दोनों इन y4 और y5 को कंबाइन करूंगा तो ये मेरा एक नया वेरिएबल 6 इंट्रोड्यूस करूंगा, तो मेरा फाइनल जो ड्यूअल आएगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमाइजेशन w = 4y1 + 12/2 - 2/3 एंड 8 में कॉमन ले लेता हूं। y4 - y5 की जगह क्या लिखूं मैं? y6। 8 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया और मेरा y4 - y5 क्या हो जाएगा? मेरा y6 हो जाएगा। मैं यहाँ y6 ले लूंगा। तो अभी कितने वेरिएबल हो गए? 1 2 3 4। कंस्टेंट इक्वेशन कितनी है प्राइमल में? 4। तो ड्यूअल में वेरिएबल कितने आ गए? अब 4 आ गए। अब मेरा बैलेंस होगा। अब हमारा सिमिलरली मैं कंस्टेंट इक्वेशन को भी चेंज कर दूंगा, तो मेरी पहली कंस्टेंट इक्वेशन क्या आ जाएगी? y1 + 2/2 - y3, और मैं यहाँ 3 कॉमन ले लेता हूँ। y4 - y5 क्या है? y6। यहाँ क्या जो कंडीशन आएगी वो क्या है? y4 - y5 = y6। ये हमेशा इसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो यहाँ मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो y4 - y5 क्या आ जाएगा? y6। तो 3/6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सिमिलरली इस इक्वेशन में मेरा प्लस के 4/2 - y3
एंड 2 कॉमन ले लिया, बाई 4 माइनस बाई 5 इज बाई 6, तो 2 बाई 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 आएगा। और अगली जो कांस्टेंट इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, माइनस के बाई 1 प्लस के बाई 3, और मैं यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो बाई 4 माइनस बाई 5 की बाई 6 दिया, तो माइनस के बाई 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो दिस इज, और बाई 1 कॉमा बाई 2 कॉमा बाई 3 कॉमा बाई 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फाइनल मेरा आंसर ये होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे कितने कांस्टेंट इक्वेशन थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मेरा प्राइमल था उसमें बेसिकली 4 कांस्टेंट थे, तो डुअल में मेरे कितने वेरिएबल आने चाहिए, 4 आने चाहिए। पहले मैंने इसको कन्वर्ट किया था तो वेरिएबल बढ़ के मेरे 5 हो गए थे, अब मैंने इसको कंबाइन करके इन 2 वेरिएबल को कंबाइन करके एक वेरिएबल बनाया, अब मेरे 4 वेरिएबल बाई 1 बाई 2 बाई 3 और बाई 6 हो गए। तो 4 वेरिएबल 4 कांस्टेंट इक्वेशन, तो डुअल में 4 वेरिएबल। प्राइमल में जो मैक्सिमाइजेशन है तो डुअल में मिनिमाइजेशन। कांस्टेंट इक्वेशन 4, वेरिएबल यहाँ 4, यहाँ वेरिएबल 3, तो कांस्टेंट इक्वेशन 3। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी ये डुअल की प्रॉब्लम को, प्राइमल को मैंने डुअल में कन्वर्ट किया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ मेरा ऑपरेशनल रिसर्च का यूनिट मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब ये मेरा यही मैं अपने मॉड्यूल को बाइंड अप करता हूँ फ्रेंड्स। आई होप मैंने यहाँ जो आपको ग्राफिकल प्रॉब्लम और आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो पहली ग्राफिकल प्रॉब्लम और दूसरा सिंप्लेक्स जो पढ़ाया वो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।